स्वागत है आपका एबीसी एजुकेशन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आपको पता ही है कि हम अपने यूट्यूब चैनल पर जो आगामी आने वाली प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है उसका जो पहला चरण होता है स्क्रीनिंग परीक्षा, उस स्क्रीनिंग परीक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है शिक्षण अभिरुचि, उससे संबंधित टॉपिक्स की लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। और अभी हमने जो सिलेबस है उस सिलेबस के बैकग्राउंड को थोड़ा सा कवर कर रहे हैं ताकि हमारे पास सिलेबस के बैकग्राउंड से रिलेटेड थोड़ा जानकारी रहे। और साथ ही साथ कभी कभी क्योंकि पेपर टीचिंग एग्ज़ाम है तो वहाँ पर ये जो बैकग्राउंड होता है ये भले सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसे वैदिक शिक्षा प्रणाली, बौद्ध शिक्षा प्रणाली, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, इनके क्वेश्चन कई बार जीएस वाले पोर्शन में बना सकता है। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि शिक्षण अभिरुचि में भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि जो सिलेबस में दे रखा है वहीं से क्वेश्चन बने, कभी कभी सिलेबस से बाहर और खासकर जीएस वाले पोर्शन में तो इन सब से क्वेश्चन बन ही सकते हैं। ऐसा 2014 की परीक्षा में हो रखा है, 2014 की जो स्क्रीनिंग परीक्षा थी। अब हम वैदिक शिक्षा प्रणाली को पढ़ चुके हैं, बौद्ध शिक्षा प्रणाली को पढ़ चुके हैं, और अब इसी में अगली जो प्रणाली है वह है मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। अब जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली है, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली को जब हम देखते हैं तो लगभग भारत में 1200 के आसपास जो पहला जो आक्रमण हुआ था, मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था, अरबों का आक्रमण हुआ था, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण आक्रमण नहीं था कि उसने भारत की राजनीतिक या शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन ला दिया होगा। लेकिन जब 12वीं शताब्दी में, जब 1193 में मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ, उसके बाद भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो रही है, उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो रही है, उसमें गुलाम वंश और फिर बाद में खिलजी वंश आ रहा है, तुगलक वंश आ रहा है। ऐसे जब वंश आ रहे हैं तो इनके साथ साथ भारत में एक नई शिक्षा प्रणाली का उद्भव हो रहा है या उदय हो रहा है। तो पहले भारत में वैदिक शिक्षा प्रणाली चल रही थी, वैदिक शिक्षा प्रणाली के बाद बौद्ध शिक्षा प्रणाली आई, लेकिन बौद्ध शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली साथ साथ चलते रहे। और उसके बाद जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, जब भारत पर इस्लाम का आक्रमण हुआ, जब मुस्लिम जो शासक थे या तुर्क जो शासक थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो उसके बाद भारत में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का उदय हुआ। अब जब मुस्लिम शिक्षा प्रणाली आ रही है तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का उदय होता है लगभग, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का उदय भारत में 12वीं सदी में, आप 12वीं सदी में लगा सकते हैं इसको, ठीक है, या लगभग 1200 के आसपास हुआ। क्योंकि इससे पहले भारत में यद्यपि कुछ जगहों पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था, लेकिन अरबों का जैसे आक्रमण हुआ था, लेकिन वो शिक्षा प्रणाली में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाए थे। तो भारत में अगर मध्यकालीन भारत जिसको कहा जाता है, मध्यकालीन भारत, ठीक है, और जो मध्यकालीन भारत है, जो मध्यकालीन भारत है उसकी समयावधि अधिकतर इतिहासकार 1200 से और लगभग 1700-1800 के आसपास मानते हैं। आप इसे 1700 लिख सकते हैं, 1700 के आसपास मानते हैं, 1700 ईस्वी के आसपास मानते हैं। तो इसी समय पर भारत में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का उदय हो रहा है, इसी समय पर भारत में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का उदय हो रहा है, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का उदय हो रहा है। और इस मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के साथ एक बड़ी विशेषता कहें आप ये रही इसकी कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का जैसे ही उदय हो रहा है वैसे ही भारत की जो दो पुरानी शिक्षा प्रणालियां थी, चाहे वो वैदिक शिक्षा प्रणाली रही हो या आप ये कह सकते हैं कि जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली रही हो, उन दोनों में धीरे धीरे करके गिरावट आनी शुरू हो गई। यानी कि वो उस गति से या उस क्षमता से काम करना बंद कर दिया उन्होंने जिस क्षमता से वो बौद्ध काल में या वैदिक काल में कर रही थी।
इसके कई सारे कारण थे, उन कारणों पे हमें नहीं जाना है। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो अब इसकी जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में हमें ये भी देखना है कि जो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली है, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली जो थी, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, जैसे हमने बौद्ध शिक्षा प्रणाली का देखा था कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली बौद्ध संघों के अधीन थी, बौद्ध संघों के नियंत्रण में थी, राज्य की सहायता प्राप्त थी और प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी और उच्च शिक्षा सशुल्क थी। वैसे ही वैदिक शिक्षा जो प्रणाली थी, वैदिक शिक्षा प्रणाली प्राथमिक स्तर पे भी और उच्च स्तर पे भी क्या थी, निःशुल्क थी। तो यही सारी विशेषताएं फिर हमें मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की भी देखनी है। और जब हम मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में आते हैं तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली जो है, एक सेकेंड, इसको मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में जब हम आएंगे तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में हमें इसकी 2-3 विशेषताएं देखने को मिलेंगी। और वो पहली विशेषता तो ये है, यानी कि जो शिक्षा व प्रशासन, शिक्षा का जो प्रशासन व वित्त था, उससे संबंधित जो पहली विशेषता है कि इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त था। अगर इसकी विशेषताओं में जाएंगे, जैसे कि हमने बौद्धिक और वैदिक और बौद्ध में देखा, वैसे इसकी जो पहली विशेषता है, पहली विशेषता यह है कि इसको राजकीय संरक्षण प्राप्त था, राजकीय संरक्षण प्राप्त था, राजकीय संरक्षण प्राप्त था। दूसरा, ये राजकीय संरक्षण प्राप्त था और इसके साथ साथ इसका जो आय का स्रोत था, आय का स्रोत भी प्रमुख रूप से राज्य था। तो आय का स्रोत भी राजकीय सहायता थी। अगर आय का स्रोत देखें, क्योंकि राजकीय संरक्षण प्राप्त है, तो आय का स्रोत राजकीय सहायता है, यानी कि जो शासकों से या शासन से जो सहायता मिलती थी वो आय का स्रोत थी मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का। अगर हम इसकी तीसरी विशेषता देखें तो तीसरी विशेषता में इस पर परोक्ष रूप से राजकीय नियंत्रण था। परोक्ष का मतलब है कि अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट तो राज्य का नियंत्रण नहीं था, लेकिन परोक्ष रूप से इस पर राज्य का नियंत्रण था। तो परोक्ष रूप से राज्य के नियंत्रण में थी, परोक्ष रूप से राज्य के नियंत्रण में थी। तो ये तो इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हो गई, ठीक है। और एक और कि शिक्षा सशुल्क थी या निःशुल्क थी, तो शिक्षा निःशुल्क थी, चाहे वो प्रारंभिक रही हो चाहे उच्च रही हो, वो दोनों शिक्षाएं क्या थी, शिक्षा निःशुल्क थी। तो ये यहाँ पर अगर आप इसमें देखेंगे कि जो राज्य के संरक्षण प्राप्त था, आय का प्रमुख स्रोत राजकीय सहायता थी। अगर इसमें हम ये देखें कि परोक्ष रूप से राज्य के नियंत्रण में थी, प्रत्यक्ष नहीं थी लेकिन परोक्ष रूप से थी, और शिक्षा निःशुल्क थी क्योंकि राज्य की सहायता मिल ही रही थी, तो फिर छात्रों को यहाँ पर शुल्क देने की आवश्यकता नहीं थी। अब आते हैं हम शिक्षा की संरचना में। तो शिक्षा की संरचना में जब हम देखते हैं कि शिक्षा की संरचना में जो शिक्षा की संरचना थी वो मुख्य रूप से 2 भागों में बांट रखी थी, ठीक है। जैसे कि वैदिक काल में था वैसे ही यहाँ पर भी बांट रखी थी। एक तो प्राथमिक स्तर पे बांट रखी थी, जैसे कि वैदिक काल में था प्राथमिक स्तर, और दूसरा उच्च स्तर पे, प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर पे 2 स्तरों पे शिक्षा की संरचना विभाजित थी, यानी कि प्राथमिक शिक्षा होती थी और उच्च शिक्षा होती थी। प्राथमिक शिक्षा मकतबों में होती थी और जो उच्च शिक्षा है वो मदरसों में संपन्न होती थी। तो हमें केवल इसका ये वाला ध्यान रखना है कि जो शिक्षा थी, शिक्षा की संरचना यहाँ पर हमारे पास 2 भागों में बांट रखी थी, प्राथमिक और उच्च स्तर पे। अगर शिक्षा का आगे हम जब चलेंगे तो शिक्षा की संरचना के बाद हमारे पास यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य आता है कि भाई शिक्षा का उद्देश्य क्या था।
जैसे कि हमारे पास वैदिक शिक्षा प्रणाली में भी हमने देखा था धर्म, संस्कृति, मानवता के मूल्यों का, नैतिकता, आध्यात्मिकता, व्यवसाय, कला, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। लेकिन जब हम इस्लामिक शिक्षा प्रणाली पे आएंगे तो बाकी चीज़ें तो सेम है, लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें अलग आती हैं। जैसे इस्लाम है, इस्लाम ये मानता है कि जो कुछ जीवन है वो इसी दुनिया में है, इसके बाहर कोई दूसरा लोक नहीं है। जैसे जबकि जो हिंदू और बौद्ध धर्म मानते हैं वो ये मानते हैं कि इस लोक के अलावा, इस दुनिया के अलावा आपका परलोक भी है और आपको उसके हिसाब से भी कार्य करना चाहिए। इस और दूसरी तरफ जो इस्लाम मानता है, इस्लाम ये कहता है कि जो कुछ है वो इसी लोक में जो जीना है वो एक ही जन्म में जीना है, और इस वजह से वो सांसारिक ऐश्वर्य के भोग पर इस्लाम का उस समय जोर रहता था। और इसी वजह से जो ये भी सिखाया जाता था वहाँ पर कि आपको भौतिकता की जो अंग है, यानी कि भौतिकता के सुखों को किस तरीके से ग्रहण करना है। कुल मिला के ये भी इस शिक्षा प्रणाली का एक अंग था। तो पहला तो वही है, सबसे पहला अगर आप पार्ट देखें यहाँ पर तो ज्ञान का विकास करना था। पहला अगर उद्देश्य है तो ज्ञान का विकास करना है, पहला उद्देश्य ज्ञान का विकास करना। अगर दूसरा उद्देश्य देखें तो इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। अगर यहाँ पर तीसरा उद्देश्य देखें तो नैतिकता का विकास करना, नैतिकता का विकास करना। क्योंकि उस समय पर राज्य इस पूरी शिक्षा व्यवस्था को सहायता दे रहा था, इसलिए राजभक्ति के मूल्यों को विकसित करना, यानी कि जो समय जो राज्य चल रहे हैं उन राजभक्ति के मूल्यों को विकसित करना, राजभक्ति के मूल्यों को विकसित करना, ये भी एक उद्देश्य था। ठीक है, तो ये उद्देश्य तो आपको, ये जो चौथा उद्देश्य है वो अलग है। इसके अलावा यहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, इस्लाम की संस्कृति की, जो अगर इसको देखें, इस्लाम की संस्कृति का संरक्षण व संवर्धन करना। अगर इसी में अगला पॉइंट आ जाए तो छठा पॉइंट ये था। ये सारी चीजें वैसी हैं, बस इसमें केवल एक राजभक्ति वाला है और दूसरा सांसारिक सुखों की प्राप्ति है ना। तो एक ये भी है, सांसारिक सुखों की प्राप्ति भी एक इस समय पर शिक्षा का उद्देश्य था। और इसके अलावा सातवां उद्देश्य ये था, जो सातवां उद्देश्य है, सातवां उद्देश्य था यहाँ पर कला कौशलों का विकास करना। कला कौशलों का विकास करना, कला कौशलों का विकास करने का मतलब है कि रोजगार के साधनों का विकसित करना, ताकि छात्र अपने आने वाले जीवन में, जब वो अपने छात्र जीवन से और गृहस्थ जीवन में जाए तो वो रोजगार प्राप्त कर सके। तो ये अधिकतर मूल्य सारी शिक्षा प्रणालियों में एक जैसे हैं, लेकिन इसमें केवल जहां बौद्ध शिक्षा प्रणाली और वैदिक शिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिकता की तरफ जोर था, वहीं इसमें सांसारिकता की तरफ जोर है, और इसके अलावा एक राजभक्ति वाला भी नया जोर दिया गया है। अब अगर हम शिक्षा के पाठ्यक्रम की तरफ जाएं, तो शिक्षा के पाठ्यक्रम में जब हम वैदिक शिक्षा प्रणाली में जाते हैं तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में हमारे पास, जब वैदिक शिक्षा प्रणाली है तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में हमारे पास जो पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम प्राथमिक स्तर पे अलग था, फिर उच्च स्तर पे वो सामान्य और विशिष्ट में बदल जाता था। और जब हम आगे देखते हैं ऊपर, फिर आगे कुछ बौद्ध शिक्षा प्रणाली में भी इसी तरीके से बंट रखा था, प्राथमिक के बाद उच्च था, उच्च के बाद भिक्षु शिक्षा थी, तो इस तरीके से पाठ्यक्रम बंट रखा था। अब जब यहाँ पर संरचना में हमने देखा है
इस्लामी शिक्षा प्रणाली या मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में, तो उसमें 2 स्तर हैं, एक तो प्राथमिक स्तर है और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास, एक तो प्राथमिक स्तर हो गया और दूसरा हमारे पास कौन सा है, दूसरा है हमारे पास उच्च स्तर। तो अब आपको ये पता है कि प्राथमिक स्तर और उच्च स्तर दोनों का जो पाठ्यक्रम होगा वो पाठ्यक्रम दोनों का अलग अलग होगा, है ना। तो दोनों का पाठ्यक्रम अलग अलग है, तो हमें दोनों का पाठ्यक्रम के हिसाब से देखना है। अब जब हम यहाँ पर जाते हैं प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पे हमारे पास लिपि का ज्ञान था। अब लिपि उस समय पर फारसी और अरबी चल रही थी, क्योंकि इस्लामी शिक्षा प्रणाली थी, तो उस समय पर फारसी और अरबी भाषा ही प्रमुख रूप से थी। तो लिपि का विकास करना था, लिपि का विकास, या इसको अगर हम लिपि का ज्ञान कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, लिपि का ज्ञान कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर लिपि का ज्ञान कहें तो लिपि का ज्ञान, है ना। फिर इसके अलावा कुरान शरीफ का ज्ञान, जो कि इस्लाम की धार्मिक पुस्तक है, कुरान शरीफ का ज्ञान, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुरान शरीफ के ज्ञान के अलावा सामान्य गणित पढ़ाना, सामान्य गणित पढ़ाना, कुल मिला के वो सारे के सारे ऐसे चीजें पढ़ाई जाती थी जो केवल और केवल, अच्छा इसके अलावा कुछ जो मुस्लिम जो सामान्य गणित पढ़ाई जा रही है और कुछ कला कौशलों का ज्ञान दिया जा रहा है, ठीक है, कुछ कला कौशलों का ज्ञान दिया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर 2 पुस्तकें भी पढ़ाई जाती थी। उन 2 पुस्तकों में एक उस व्यक्ति का नाम था शेरदादी, और शेरदादी के उसमें गुलिस्तां और बोस्तों पढ़ाई जाती थी। ये नैतिक विकास के लिए पढ़ाई जाती थी। तो अगर आपको याद रखना है, शेरदादी की, शेरदादी, इसका नाम है शेरदादी, और शेरदादी की 2 पुस्तकें थी, एक गुलिस्तां और एक बोस्तों। तो गुलिस्तां और बोस्तों 2 पुस्तकें पढ़ाई जाती थी, तो इनको आपने याद रखना है, गुलिस्तां और बोस्तों। गुलिस्तां और बोस्तों 2 पुस्तकें पढ़ाई जाती थी, और इन दोनों पुस्तकों को छात्रों के नैतिक विकास के लिए पढ़ाया जाता था, ताकि उनके नैतिक विकास किया जा सके। और साथ में कुछ मुस्लिम फकीरों की भी जीवनियाँ पढ़ाई जाती थी। तो ये तो हमें प्राथमिक स्तर पे हो गया। प्राथमिक स्तर पे लिपि का ज्ञान है, कुरान शरीफ का ज्ञान है, सामान्य गणित है, कला कौशलों का ज्ञान है, और इसके अलावा जैसे लिपि में अरबी और फारसी की लिपि और उस भाषा को सिखाना। अब अगर हम उच्च शिक्षा पे आते हैं, जब हम उच्च शिक्षा पे आएंगे, अब अगर हम उच्च शिक्षा पर आते हैं, तो उच्च शिक्षा के स्तर पर फिर पाठ्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव होता है, और उच्च शिक्षा के स्तर पर पाठ्यक्रम को फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक तो आपका पाठ्यक्रम जो है, एक तो लौकिक स्तर पे यानी कि जो भौतिक सुखों का, और दूसरा धार्मिक स्तर पे कि धार्मिक पाठ्यक्रम बदला गया था। तो सीधी सी बात है, लौकिक स्तर पे उन विषयों की जानकारी दी जाती थी जिन विषयों का सीधा सीधा संबंध लोक से है, और अगर लोक से सीधा सीधा संबंध है तो इसमें अरबी, फारसी भाषाएं, नीति शास्त्र, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। रोजगार के कुछ ज्ञान दिया जा रहा है, अर्थशास्त्र पढ़ाया जा रहा है, राजनीति शास्त्र पढ़ाया जा रहा है। लेकिन जब हम दूसरे स्तर पे आएंगे, धार्मिक स्तर पे आएंगे, तो धार्मिक स्तर पे हमें फिर इस्लाम से संबंधित जानकारी दी जा रही है कि जो इस्लाम से संबंधित जानकारियां हैं, तो उसको देखना है आपने। इसको हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना कि कौन कौन सी चीज़ें थी, बस हमको ये रखना है कि प्राथमिक था, उच्च स्तर पे कौन कौन से भागों में उसको बांटा गया था। तो उच्च स्तर पे धार्मिक और लौकिक 2 स्तरों पे बांटी गई थी। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि कौन कौन सी शिक्षण संस्थाएं यहाँ पर कार्यरत थी। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो शिक्षण संस्थाएं थी उनमें
यहाँ पर आपको दो नाम याद रखने हैं, एक तो मकतब याद रखना है, एक मदरसा याद रखना है। तो जो मकतब है, मकतब यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा थी, प्राथमिक शिक्षा जहां पर दी जाती थी, जिस शिक्षण संस्था में दी जाती थी, उसको मकतब कहा जाता था। प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे, प्राथमिक शिक्षा के केंद्र होते थे। तो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र क्या कहलाते थे? मकतब कहलाते थे। शिक्षण संस्थाओं को अभी हम पढ़ रहे हैं, तो प्राथमिक शिक्षा के जो केंद्र हैं वो मकतब कहलाते थे। और एक और चीज याद रखनी है आपने कि जब मकतबों में प्रवेश होता था, जब मकतबों में किसी छोटे बालक की दीक्षा के लिए उसे प्रवेश दिया जाता था, तब एक रस्म होती थी और उस रस्म को कहा जाता था बिस्मिल्लाह खानी। तो बिस्मिल्लाह खानी एक रस्म होती थी, ठीक है। यहीं पर इसको भी नोट कर लीजिए कि बिस्मिल्लाह खानी एक रस्म होती थी। जैसे कि वैदिक धर्म में विद्यारंभ संस्कार होता है, ठीक है, या फिर उपनयन संस्कार होता है, वैसे ही इस्लाम में प्रवेश के समय, मकतबों में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह खानी एक रस्म होती थी और ये रस्म के द्वारा यहाँ पर मकतबों में प्रवेश दिया जाता था। याद रखना, जो मकतब थे वो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हैं। तो ये तो पहला हमारा मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हो गया। फिर दूसरे जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे, तो उच्च शिक्षा के केंद्र जो हमारे पास थे, उच्च शिक्षा के केंद्र हमारे पास मदरसे थे। उच्च शिक्षा के जो केंद्र हैं वो मदरसे हैं। तो ये याद रखना, मदरसे प्राथमिक शिक्षा के केंद्र नहीं है। जब मध्यकालीन इस्लामी शिक्षा प्रणाली आती है तो उस समय पर जो मदरसे हैं वो मदरसे प्राथमिक शिक्षा के केंद्र नहीं है, बल्कि मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र हैं। और जबकि जो मकतब हैं वो मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हैं। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन बनता है और वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है कि जो प्राथमिक है, प्राथमिक स्तर पे क्या हो रहा है और उच्च स्तर पे क्या हो रहा है, उच्च स्तर के केंद्र कौन से मदरसे हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और अन्य केंद्र भी थे, तो उन अन्य केंद्रों के नाम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। जो अन्य केंद्र थे उनमें दरगाहें भी थी, दरगाह थी, दरगाहों में भी शिक्षा का केंद्र था। दरगाह के अलावा फारसी स्कूल होते थे, फारसी विद्यालय होते थे, तो इसको फारसी स्कूल ही लिख रहा हूँ मैं। इसके अलावा अरबी स्कूल होते थे जहाँ पर केवल अरबी पढ़ाई जाती थी, है ना। कुछ जगहों पर फारसी मुख्य रूप से पढ़ाई जाती थी, अरबी स्कूल होते थे। इसके अलावा अरबी स्कूल के अलावा यहाँ पर हमारे पास फारसी और अरबी स्कूल भी होते थे, फारसी और अरबी स्कूल भी होते थे। तो ये शिक्षा के मुख्य केंद्र थे, दरगाह, फारसी स्कूल, अरबी स्कूल, फारसी अरबी स्कूल। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा के केंद्र कुछ और भी थे, जिसका नाम, एक का नाम खानखाए था, और इसके अलावा एक कुरान स्कूल भी थे। तो ये शिक्षा के केंद्र थे, अरबी, फारसी, खानखाए, अरबी स्कूल, कुरान स्कूल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। जो खानखाए हैं, खानखाओं की एक विशेषता थी कि खानखाओं में केवल और केवल मुस्लिम बच्चे ही प्रवेश ले सकते थे। ये केवल मुस्लिमों के लिए थी, केवल मुस्लिम बच्चे ही प्रवेश ले सकते थे खानखाओं में। तो शिक्षण संस्थाओं का आपने देख लिया। सबसे पहले मकतब है, मकतब में प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हैं, और मकतब में जो रस्म निभाई जाती थी वो बिस्मिल्लाह खानी की रस्म निभाई जाती थी, याद रखना। दूसरा, उच्च शिक्षा के केंद्र मदरसे हैं, और जो अन्य केंद्र हैं उनमें दरगाह है, फारसी स्कूल है, अरबी स्कूल है, फारसी अरबी स्कूल है, कुरान स्कूल है, और खानखाएँ हैं। लेकिन खानखाएँ की एक विशेषता है कि यहाँ पर केवल और केवल मुस्लिमों को, मुस्लिम विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता था। इसके अलावा शिक्षण विधियां, तो शिक्षण विधियां वही सारी जो वैदिक शिक्षा प्रणाली में है। यहाँ पर अनुकरण विधि है, अनुकरण विधि है। उसके अलावा व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि है।
इसके अलावा प्रदर्शन विधि है, प्रदर्शन विधि है। इसके अलावा प्रदर्शन विधि के अलावा तर्क विधि भी यहाँ पर प्रयोग की जाती थी। तर्क विधि है जो वैदिक काल में है। इसके अलावा कभी कभी उच्च स्तर पर वाद विवाद विधि का भी प्रयोग किया जाता था। तो ये वही सारी विधियां जो कि हमारे पास कहाँ पर हैं, जो हमारे पास वैदिक शिक्षा में है, उन्हीं सारी लगभग शिक्षण विधियों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। तो जो शिक्षण विधियां तर्क विधि है, स्वाध्याय विधि है, स्वाध्याय विधि है यानी कि खुद से पढ़ना, है ना। अभ्यास विधि है, प्रदर्शन और अभ्यास विधि है, ठीक है। तो प्रदर्शन विधि है और अभ्यास विधि। तो ये सारी की सारी जो विधियां हैं, ये सारी की सारी विधियां हम पहले भी देख चुके हैं। चाहे आप इसके अलावा इसको वाद विवाद विधि भी कह सकते हैं कि वाद विवाद विधि का प्रयोग भी किया जाता था। तो वही सारी विधियां जो कि वैदिक काल में और बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में दिखाई देती है। ये सारी प्राचीन, ये मनोवैज्ञानिक विधियां नहीं हैं। जो वर्तमान में जो शिक्षण विधियां हैं, उन शिक्षण विधियों को मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि कहा जाता है। लेकिन ये जो विधियां हैं, इनमें से अधिकतर विधियां, एक दो विधियों को छोड़कर अधिकतर विधियां अमनोवैज्ञानिक विधियां हैं, यानी कि वो मनोवैज्ञानिक विधियां नहीं हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर एक और चीज आता है, चलिए इसको अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देख लेते हैं कि शिक्षा का माध्यम क्या था। तो शिक्षा का माध्यम यहाँ पर अरबी और फारसी था। जैसे कि आप जब वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में आएंगे तो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा का माध्यम था वो संस्कृत था। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में आएंगे तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का जब माध्यम देखेंगे तो वो अधिकांशतया पाली भाषा थी। सामान्य तौर पर जो उस समय बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था, वैदिक काल में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पर जो शिक्षण के जो माध्यम था, जो भाषा थी, तो शिक्षा का माध्यम मुख्य तौर पर शिक्षा का माध्यम यानी कि इस्लामी शिक्षा प्रणाली में फारसी और अरबी में था, और मुख्य तौर पर फारसी में था। तो फारसी और अरबी था शिक्षण का माध्यम। पहला महत्वपूर्ण तथ्य तो ये रह गया। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह है कि जो शिक्षक है, शिक्षक को यहाँ पर उस्ताद कहा जाता था। शिक्षक उस्ताद कहा जाता था। जैसे कि बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को उपाध्याय कहा जाता था, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को आचार्य के नाम से जाना जाता था, वैसे यहाँ पर शिक्षक को उस्ताद के नाम से जाना जाता था। और जो यहाँ पर तीसरा आपके पास, जब शिक्षक के बाद जो छात्र आता है, उस छात्र को किस नाम से जाना जाता था? तो छात्र को शागिर्द के नाम से जाना जाता था। छात्र को यहाँ पर शागिर्द के नाम से जाना जा रहा है। तो छात्र को शागिर्द के नाम से जाना जा रहा है, शिक्षक को उस्ताद के नाम से जाना जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ये तो हो गया पहली, दूसरी, तीसरी। इसके अलावा यहाँ पर जो एक और बात महत्वपूर्ण रह जाती है कि जो नाइकीय पद्धति थी, वो नाइकीय पद्धति वैदिक शिक्षा प्रणाली में भी देखने को मिलती है और इस वाली प्रणाली में भी देखने को मिलती है। चाहे वो बौद्ध शिक्षा प्रणाली हो या कहीं पर भी हो, वहाँ पर नाइकीय पद्धति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर नाइकीय पद्धति भी देखने को मिलती है। नाइकीय पद्धति का मतलब था जो प्रखर बुद्धि के छात्र होते थे वो अपने शिक्षकों की पढ़ाने लिखाने की जो प्रक्रिया होती है, उस पढ़ाने की प्रक्रिया में या पठन पाठन की प्रक्रिया में अपने गुरुओं का साथ देते थे या उनकी मदद करते थे। इसके अलावा जब मदरसे जो हैं, उन मदरसों में परीक्षाएं नहीं आयोजित की जाती थी। जब उपाधि की बात आती है तो उसमें उपाधियां नहीं दी जाती थी, परीक्षाएं नहीं होती थी। उपाधियां और परीक्षाओं के बाद उपाधियां नहीं दी जाती थी। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि जो मदरसे हैं, मदरसों में जो इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करते थे, उनको आमिल कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद इस्लाम धर्म के अलावा जो अरबी व फारसी के साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त करते थे, उनको काबिल कहा जाता था।
और अंत में जो दर्शन शास्त्र में और तर्क में जो विशेष योग्यता रखते थे उनको फाजिल कहा जाता था। ये 3 अलग अलग शब्द हैं, तो इनको भी याद रखना है कि कोई विशेष उपाधियां नहीं दी जाती थी छात्रों को मदरसों में, या फिर जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, पूरी कर लेते थे, उसके बाद कोई विशेष उपाधियां नहीं दी जा रही हैं। जैसे कि वैदिक धर्म में थी कि उनको स्नातक इसकी उपाधियां दी जाती थी, है ना। लेकिन यहाँ पर सभी छात्रों को विशेष उपाधियां नहीं दी जा रही हैं, लेकिन कुछ लोगों को विशेष उपाधियां दी जाती थी, खासकर जो तो इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता रखता था। इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता रखने वाले को कहा जाता था, यहां पर क्या कहा जाता था, उसको आमिल कहा जाता था। ठीक, तो विशेष योग्यता रखने वाले को आमिल कहा जा रहा है, विशेष योग्यता रखने वाले को आमिल कहा जाता था, आमिल कहा जा रहा है। उसके बाद जो व्यक्ति फारसी और अरबी साहित्य में विशेष योग्यता रखता था उसको काबिल कहा जाता था। और ध्यान रखना कि जो बड़े बड़े पद होते थे मध्यकालीन भारत में, वो मध्यकालीन भारत में बड़े बड़े पद इन्हीं को दिए जाते थे जो काबिल व्यक्ति होते थे। उसकी न्यूनतम योग्यता ही काबिल होना था, यानी कि फारसी और अरबी साहित्य में विशेष योग्यता प्राप्त होना था। और इसके अलावा तीसरा हमारे पास आता है कि जो तर्क और दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता रखते थे उनको कहा जाता था फाजिल। ठीक है, तो उनको फाजिल कहा जाता था। ये 3 शब्द याद रखना, आमिल, काबिल और फाजिल। जैसे वैदिक धर्म में क्या होता था, स्नातक होता था, रुद्र होता था, आदित्य होता था और वसु होता था। वैसे यहाँ पर ये 3 वर्ड है, ये 3 उपाधियां आपको याद रखनी है। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाह खानी की रस्म का संबंध किससे है, तो हमने अभी पढ़ा जब प्राथमिक स्तर पर मकतबों में प्रवेश होते थे, प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लेने से, या कहाँ पर प्रवेश लेते थे, प्राथमिक शिक्षा के केंद्र कौन थे, प्राथमिक शिक्षा के केंद्र मकतब थे। और उन मकतबों में अगर प्रवेश लेना है तो प्रवेश लेने के लिए, प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश लेने के लिए बिस्मिल्लाह खानी की रस्म होती थी। दूसरा है फाजिल की उपाधि किसे दी जाती थी, तो फाजिल की उपाधि अभी हमने पढ़ा, फाजिल की उपाधि किसे दी जाती थी, दर्शन शास्त्र में विशेष योग्यता वाले को दी जाती थी। जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं इससे, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में छात्र को कहा जाता था, मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में छात्र को क्या कहा जाता था, शागिर्द कहा जाता था। उस्ताद किसे कहा जाता था, उस्ताद शिक्षक को कहा जाता था। बिस्मिल्लाह क्या होती थी, बिस्मिल्लाह खानी एक रस्म होती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के किन शिक्षण केंद्रों में होती थी, तो उच्च शिक्षा किन शिक्षण केंद्रों में होती थी, मकतब में तो प्राथमिक शिक्षा होती थी। मुख्य तौर पर जो प्राथमिक शिक्षा था उसका डी ऑप्शन है मदरसा, तो मदरसा में होती थी, है ना। तो ये ब्रीफ में एक इस्लाम मुस्लिम शिक्षा प्रणाली है, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना था, हमें केवल इसका बैकग्राउंड रखना है और कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आते हैं उनको याद रखना है। जो वर्ड्स हैं जैसे बिस्मिल्लाह खानी की उपाधि है, जैसे कि आमिल है, जैसे काबिल है, जैसे फाजिल है, ठीक है, तो जैसे उस्ताद है, जैसे शागिर्द है, तो इन वर्ड के बारे में, इन शब्दों के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन बने तो यहाँ से बनेंगे। इसके अलावा फिर आगे हम इसके बाद हम ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली को करेंगे।